नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। किसान आंदोलन के लगातार अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। राकेश टिकैत पीछे हटने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री ने एक बार फिर से बातचीत का न्योता कल भेजा, लेकिन किसानों ने साफ मना कर दिया कि किसी भी शर्त पर किसान बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से जो हिंसाएं हो रही हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज हरियाणा के यमुनानगर में बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक से पहले किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने अलग अलग चौराहों पर मोर्चाबंदी करके बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए तो किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो गई। डीएसपी ने बताया कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का यहां पर आगमन था, उनकी बैठक थी, स्थानीय विधायकों और मंत्रियों का भी आना था, लेकिन किसानों ने पहले ही कहा था कि हम इनका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर यह कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर पुलिस और किसानों का आमना सामना हुआ। कुछ लोगों ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर तक चढ़ा दिए। किसान नेताओं से बात की गई तो उनका साफ कहना है कि हम इसके लिए माफी मांगते हैं। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बात नहीं मानते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बयान में साफ कहा है कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। 22 तारीख से हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम रहेगा। 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू होगा। 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देंगे। और वहीं उन्होंने 26 जनवरी की घटना की जांच करने को भी कहा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने। नहीं जाएंगे, ये कहा था कि 26 तारीख में यहाँ घटना हुई। क्वेश्चन था उनका कि 26 जनवरी की जांच हो जाए। देश की कोई एजेंसी है कि जो उसकी जांच कर दे? निष्पक्ष जांच हो जाए, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या हम, अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही, क्या हम बाहर यूएनओ में जाएं कि वे भारत में इस तरह का हो या और जांच नहीं हो रही? हमें पूर्ण रूप से है कि उसकी जांच हो, एजेंसी निष्पक्ष उसकी जांच करे, ये हमने कहा है। तो इसको कैसे सर आप आगे लेके जाएंगे? आगे लेकर ये जाएंगे कि उसकी जांच हो जाए। रोज की रोज हमको कहते हैं जी आपने 26 तारीख में ये करा। हमने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा सरकारों की गलत नीतियां थी, चक्रव्यूह था एक, उसमें किसानों को फंसाया गया। जो हमको रूट दिए गए उस पर बैरिकेटिंग करा गया। उसकी जांच हो जाए एक बार पूरे प्रकरण की। और सर आगे प्रोटेस्ट हमारा चलता रहेगा। भारत सरकार बातचीत चाहती है करने के लिए तो हम तैयार है, भारत सरकार बातचीत करे। तो नेक्स्ट आप लोग दिल्ली कब जाने का? दिल्ली 22 तारीख से हमारे प्रोग्राम रहेंगे। 22 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, तो 22 जुलाई से हमारे 200 लोग दिल्ली में जाएंगे धरना देने। इस मुद्दे पर बहस करने के लिए दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवराज सिंह किसान नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवराज जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, किसान आंदोलन का कैसा रूप है ये? हम लगातार देख रहे हैं हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जिला स्तर पर बीजेपी की बैठक होती है, लेकिन बैठक से पहले ही किसान हंगामा कर देते हैं। हंगामा नहीं, विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आराम से 7 महीने से और बॉर्डर से अगर सरकार के कानों तक आवाज नहीं जा रही है, सरकार नहीं सुन पा रही है, तो जहाँ जहाँ भाजपा की मीटिंग होती है, बड़े पदाधिकारी आते हैं, वहाँ किसान विरोध प्रदर्शन करता है। ये तो आंदोलन के अंग है। लेकिन सरकार किसानों के साथ तानाशाही रवैया अपनाती है, गिरफ्तार करती है, बैरिकेडिंग लगाती है। कोई मंत्री आ रहा है उसके पास तक बात करने तक नहीं जाने देती है। भाई, मंत्रियों को हमने चुना है, पुलिस ने नहीं चुना। उनको हमने चुना है, लेकिन पुलिस सरकार के अंग है। पुलिस को तो वो काम करना है जो सरकार कहेगी। तो पुलिस हमेशा बैरिकेडिंग तैयार रखती है, लाठी तैयार रखती है, आंसू गैस के गोला तैयार रखती है, पानी की फुहार तैयार रखती है, बस तैयार रखती है, उठा के गिरफ्तार करके जेल भेज देती है।
सरकार का तानाशाही रवैया है ये। लेकिन शिवराज जी आपका जो आंदोलन का रूप है वो भी तो लगातार बदलता जा रहा है ना। आप दिल्ली की सीमा पर आंदोलन करते हैं और वहां पर अगर किसी की मीटिंग हो रही है, किसी की बैठक हो रही है, आप वहां पर हंगामा कर देते हैं, तो फिर शांतिपूर्ण तरीके का प्रदर्शन कैसे रह गया? क्योंकि आंदोलन के लिए तो बार बार यही कहा जा रहा है ना कि शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है। अब ये जो तस्वीरें ये बताती है क्या शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है? नहीं, आंदोलन तो अभी तक तो गांधीवादी तरीके से चला है, लेकिन देश भी जो आजाद हुआ वो खाली गांधीवादी। शिवराज जी इसमें शांति दिख रही है कहीं? शिवराज जी ये तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, शांति कहीं नजर आ रही है इसमें? मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो पुलिस प्रशासन है, किसानों के साथ जाति करता है, भड़काने का काम करता है, किसानों को उग्र करने का काम करता है। लेकिन अगर आप जाकर किसी मंत्री की बैठक को रोकेंगे, किसी मंत्री की मीटिंग को रोकेंगे, तो पुलिस आपको नहीं रोकेगी क्या? अच्छा, भाजपा वाले जहाँ हमारा धरना हो सकता है वहाँ जा सकते हैं, पुलिस उनको नहीं रोकती। भाजपा वालों को जैसे गाजीपुर पे पहुंचे थे और अच्छा, वहां जाकर आप क्या कर लेते? पहले ये बताइए, अगर वहां पर किसानों को जाने दिया जाता, वहां पर क्या करते किसान, क्या करते? अपना मांग पत्र देते, अपनी बात करते। जब यहाँ पर कृषि मंत्री की तरफ से न्योता दिया जाता है तो किसान मना कर देते हैं, नहीं जी हम तो बिना शर्त के कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वहां क्यों जा रहे हैं? फिर कृषि मंत्री से बात करिए ना, जो देश का मंत्री है, जो कृषि मंत्री है, आप उनसे बात करिए। वहां से आपके पास न्योता आ रहा है, आप वहां बातचीत करने नहीं जाते हैं, मंत्रियों का कार्यक्रम खराब करते हैं। देश का किसान तो हर वक्त तैयार है, लेकिन शर्त पे बुलाते हैं, ऊपर शर्त रख देते हैं। भाई कोई भी पंचायत होती है तो शर्त नहीं रखी जाती। कृषि मंत्री ने तो कल भी कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने मना कर दिया कि वो नहीं करेंगे किसी भी शर्त के साथ बात। वो शर्त लगा रहे हैं ना, शर्त पे क्यों बुलाते हैं? अंदर जाके कोई भी समझौता हो, शर्त पहले लगा देते हैं, वो शर्त नहीं लगानी चाहिए। और एक काम और कर रहे हैं भाजपा वाले, पहले तो राकेश टिकैत जी को धमकी दिलवाई, नरेश टिकैत जी को धमकी दिलाई। अच्छा ठीक है शिवराज जी, अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, वहाँ शर्त रखी जा रही, ठीक है शिवराज जी जवाब दीजिए मुझे। एक मिनट सुन लो, बोलिए ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, नरेश टिकैत जी को राकेश टिकैत जी को फोन पे धमकी आई। अभी परसों जो भानु प्रताप है, भारत भानु चलाता है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं भारत लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझे गोली मारने की धमकी दी भानु प्रताप ने, क्योंकि वो सरकार की गोदी में बैठे हुए आज आंदोलन की आलोचना करते हैं खुली। तो वो जो भी किसान नेता इस आंदोलन में भागीदारी है, ये जगह जगह तरीके से मेरे पास ऑडियो है। सरकार की गोद में जाकर बैठ गए, आज वो सरकार की गोद में जाकर बैठ गए, ये कह रहे हैं आप? मुझे गोली मारने की धमकी देते, फिर वो सरकार की गोदी में बैठ गए, तो सरकार को शर्म नहीं आती? एक जो संगठन थे जो आपके साथ में आंदोलन में मौजूद थे कुछ समय तक, जिनको किसान आप भी कह रहे थे, पूरा देश कह रहा था, अब आप उन लोगों को बोलते हैं कि वो सरकार की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। गोद में बैठे सरेआम कहते हैं फंडिंग से चल रहा है, कांग्रेस चला रही है, आपको लगता है ये किसानों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं? अरे वो धमकी देने पे उतरे आए, वो राइफल की गोली चलाने पे उतरे आए। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, आपकी बैठक का आयोजन किया जाता है, किसान वहां पर हंगामा कर देते हैं, क्यों नहीं उनकी मसले को सुलझा लिया जाता है ताकि बैठकें शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए? देवेंद्र प्रमुख की मेरे पर सवाल कर रही है। देवेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो जिस तरीके से आंदोलन को के लिए कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा, वैसी तस्वीरें इस समय देखने को नहीं मिल रही है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को राकेश टिकैत बार बार कहते हैं कि हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, जो हिंसा करने वाले लोग हैं वो दूसरे लोग हैं। लेकिन जब हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहा यह जाता है कि जो हिंसा करने वाले ये दूसरे लोग हैं, जो कि उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। अगर उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो आंदोलन में शामिल क्यों किया गया है? कई ऐसे सवाल हैं जो कि किसानों पर खड़े होते हैं। हालांकि राजनीति से प्रेरित आंदोलन को पहले से ही बताया गया है, जब से आंदोलन की शुरुआत हुई थी तभी से लगातार कहा जा रहा था कि आंदोलन जो है ये राजनीतिक प्रेरित है, राजनीति से जोड़ा गया था, विपक्षी पार्टियों को इसके पीछे बताया गया था। तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस समेत तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां थी। हालांकि कांग्रेस तो लगातार खुलकर सामने आई है और किसानों का समर्थन भी किया है। दिल्ली के सीएम ने भी किसानों का समर्थन कई बार किया है। शिवराज जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा। अगर
शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की बात कही जाती है तो शांतिपूर्ण बातचीत हो सकती है, हंगामा करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, तो कांग्रेस या आम आदमी हमारा समर्थन कर रहे हैं, वो कौन? आम आदमी हमारा समर्थन कर रहे हैं, वो कौन है? तो क्या भीड़ भी भेज रहे? वो भीड़ भी भेज रहे हैं? भीड़ हमारे धरने पर अब ठीक है देवेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? देवेंद्र जी, क्यों नहीं किसानों के मसले को सुलझा लिया जाता है? बातचीत इतनी बार हो चुकी है लेकिन क्यों नहीं सुलझ पा रहा है? कहां पर अटक कर रह जाती है बात? सारा चीज मीडिया के माध्यम से देखने, आपका चैनल इतनी डिबेट कर चुका है और नेशनल चैनल पर बराबर ये है अपडेट आ रहा है सारा। आपने भी क्वेश्चन किया है, मास्टर जी के सामने बात उठाई है, आखिर ये जो समस्या है ये उत्पन्न कहाँ से हो रही है, इसको रूप कहाँ से दिया जा रहा है। एक तरफ देखिए भानु की बात आती है तो भानु भी किसानों का ही संगठन का हिस्सा है। यदि किसान संगठनों के साथ मिलकर और भी बहुत से संगठन है, प्लस 100 से प्लस संगठन इकट्ठा है एक साथ, उसमें बड़ी संख्या में सरकार के साथ भी कुछ संगठन है। लेकिन राकेश टिकैत जी मुद्दा क्यों बनते हैं? राकेश टिकैत जी ही क्या सब सारे इसके मालिक हैं पूरे धरना प्रदर्शन के? और भी तो कोई नेता होना चाहिए। मास्टर स्वराज सिंह जी कई बार सुराग डालने की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ राकेश टिकैत जी की जगह इनको आगे कर दीजिए। हो सकता है धरना प्रदर्शन 7 महीने की बजाय 7 दिन में खत्म हो जाए। अब एक आदमी मैनेज करके चल रहा है, राकेश टिकैत जी इतने ट्रस्ट वाले या भरोसेमंद आदमी कैसे हो गए जिन पे पहले ही एलिगेट है और जिन पर फिर से एलिगेट लग रहे हैं? उन्हें भानु जी हो या कोई और संगठन हो, वो जो विरोध कर रहे हैं वो टिकैत जी का विरोध कर रहे हैं, सरकार का थोड़ी कर रहे हैं। कुछ चीज सरकार की भी तो ऐसी है, तीनों कानून काले हैं, रद्द हो, ये कोई बात करने का तरीका थोड़ी है। ये तो ये जबरदस्ती जोर जबरदस्ती की बात है। यहाँ राकेश टिकैत जी बैठते हैं, उसी धरना में धरना प्रदर्शन पंगा क्यों होता है? जो राकेश टिकैत जी गाजीपुर बैठे, वहीं सारा ड्रामा रोने का हुआ, वहीं सारा ड्रामा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता चुनकर पद में पदाधिकारी बनकर आए, उनका स्वागत करना लोकतांत्रिक तरीके से एक अधिकार था नेताओं का। पार्टी के कार्यकर्ता उनका सम्मान कर रहे हैं। आप बिना शर्त के मीटिंग क्यों नहीं रख लेते हैं? आप बिना शर्त के मीटिंग क्यों नहीं रख लेते हैं फिर? हमारी कहाँ शर्त है? शर्त तो किसान भाइयों की है, जो किसानों के नाम पर कृषि कानून वापस नहीं होंगे, ये कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया था कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, इसी शर्त के साथ मीटिंग होगी। अगर इसी शर्त के साथ मीटिंग में आना है तो किसान आ जाए। नहीं, देखिए कानून रद्द होने की बात ये है, कहीं भी काजल जी जहाँ बात करने की जरूरत है वहाँ तरीके से ही बात होगी लोकतंत्र की। कृषि मंत्री जी जो बोल रहे हैं वो जिनका उनके हित की बात है उतना बोल रहे हैं। कृषि मंत्री जी हो या एनवाई और कोई मंत्री हो, एक मंत्री विशेष का कार्य नहीं बचा। ये देश की लोकतांत्रिक सरकार है और 500 प्लस का हमारा जो है लोकसभा का और राज्यसभा का अलग अलग जो है सरकारों का लोकतांत्रिक तरीके से विधेयक पास होकर आया है। किसी एक माननीय मंत्री जी के अनुसार ना तो खत्म हो सकता, ना ही बन सकता। कानून तो कानून के हिसाब से बनेगा। विधेयक आया, पारित हुआ, पास हुआ, कानून बना। आप पहले बात करिए, आप बैठ कर विचार करिए, जो मुद्दे आपको बात हो चुकी है ना, बातचीत तो 12 दौर की हो चुकी है ना, अब क्या बात करनी? बातचीत तो ठीक है 12 दौर की हो चुकी है। शिवराज जी, इतनी दौर की बातचीत के बाद भी बात नहीं बन पा रही है, ना तो आप झुकने को तैयार हैं, ना सरकार पीछे हटने को तैयार है, कैसे बात बनेगी? सरकार की आवाज होती है, सरकार को झुकना या पीछे हटना नहीं कहा जाता, क्योंकि जनता ने सरकार चुनी है, लोकतंत्र का देश है, लोक ने जनता सरकार चुना है, तो अपनी जनता की बात मान लेना, सरकार की कहीं बदनामी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश में भूमि अधिग्रहण कानून था और भूमि अधिग्रहण कानून एक भाजपा की जो कमेटी वो भाजपा थी और 2013 नया कानून बन के आ गया। कानून इतना पुराना कानून रद्द हो सकता है, नया कानून है। ये तो एक मिसाल है भाई, वो कानून था कानून अंग्रेजों वाली नीति का कानून था और सुमित्रा महाजन भाजपा की कमेटी को कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बना है और सरकार से बातचीत करके। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, कानून वापस कोई जरूरत नहीं कानून वापस लेने की, लेकिन शर्त न लगाए तो संशोधन को करें, एमएसपी कानून करें, डिजिटल पेट्रोल के रेट पे बात करें, के रेट पे बात करें, किसान की पेंशन पे बात करें, किसान आयोग के गठन पे बात करें, लागत पूरी पर बात करें, जो बात करने की उन पर बात करें, लेकिन शर्त न लगाएं। अंदर जाके किस बात पर समझौता होता है
वो बात की बात होती है। लेकिन शिवराज जी सरकार तो साफ कह चुकी है ना, शिवराज जी सरकार कह चुकी है ना कि कानून वापस नहीं होंगे, कानून रद्द नहीं होंगे। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग ऐसे? मैं ये कह रहा हूँ, किसी चीज को पकड़ वो ये कहे कृषि मंत्री, अरे भाई आप आओ, बिना शर्त के मैं भी बुला रहा हूँ और बिना शर्त के आप भी आओ, और बैठ के अंदर कई बार दोनों तरफ से बात होती है। तो देखो मेरी बात को, क्या जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या जिला कोर्ट है, क्या एक ही तारीख में फैसला हो जाता है कोर्टों में? कोर्ट भी तो तारीख में तारीख रखता है। ये जो लंबा आंदोलन हो गया, वार्ता का दौर क्यों बंद कर दिया? वार्ता चलती रहती, कुछ बात किसानों की समझ में आती, कुछ बात सरकारों की समझ में आती। अब भाई जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को इतना बड़ा लालच दे के सत्ता में आए कि मैं किसानों की 6,000 पेंशन करूंगा, मैं किसानों को करूंगा, किसानों को बिजली फ्री दूंगा, बीज और डाई और यूरिया सस्ता करूंगा, डीजल सस्ता करूंगा, और एमएसपी गारंटी कानून करूंगा। चिट्ठी भी लिखी मनमोहन जी को उन्होंने कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर सत्ता में आए किसानों ने, इनको वोट दी, मैंने भी वोट दिया, और नहीं तो हमारे साथ भी। जी जी बिल्कुल देवेंद्र जी, वादे तो बहुत बड़े बड़े किए देवेंद्र जी, वादे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए थे आपने सत्ता में आने से पहले, लेकिन जब सत्ता हासिल हो गई तो उसके बाद भूल गए आप लोग। दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वादे की बात आपने की है, जो हमने सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र था सरकार का, उसमें हमें किसानों की आय दुगनी करनी, किसानों की हालात को सुधार करने के लिए कार्य करना, उसी को तो दोहरा रहे हैं हम लोग, उसी के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। हम अपने मैनिफेस्टो, जो भी हमारा घोषणा पत्र था सरकार बनने से पहले, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो किसान आंदोलन के जो रंग है अलग अलग इस समय देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो किसान पहले आंदोलन में शामिल थे अब उनको सरकार की तरफ बताया जा रहा है। अभी जो किसान हैं सरकार उनको अलग ही तरीके से देख रही है। नजरें कौन सी, चाहे वो विपक्षी पार्टियों को लेकर हो या फिर उपद्रवी बताया जा रहा हो। शिवराज जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, अगर इसी तरीके से बताया जाता रहेगा तो जो सवाल है वो सीधे किसान आंदोलन पर इस समय उठ रहे हैं कि पहले आप सब लोग एक थे, अभी अलग हो जाते हैं तो आप उनको सरकार की तरफ बता देते हैं। सवाल कई हैं जो कि किसान आंदोलन पर उठते हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा, उसी के बाद पब्लिक को भी समझ आएगा। हिंदुस्तान में डीएनए में कमी है और सरकार को इतनी बड़ी पावर होती है, जब से वो बॉर्डर से उठे उससे तो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं था उनको 2 कलर भी दे दिए, बहुत सारी सुविधा सरकार ने दे दी। तो सरकार के हित में बोलते हैं, किसान आंदोलन के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या समझोगे इस बात को? कभी पुलिस वाले उनको नहीं मिले सत्ता में, एक साथ बॉर्डर के साथ क्यों मिले? तो ये सारी चीजें हैं, सरकार ने उनको तरीका से लालच में लिया। इससे पहले कभी हम आंदोलन के खिलाफ बोले, आंदोलन के खिलाफ आग उगलने लगे, क्या पहले दिखाई नहीं देता था उनको आंदोलन? बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर तो आंदोलन में गोली मारने की धमकी देना, मेरे पास ऑडियो है, उसी की गोली मारने की बात करते हैं। उनका दिमाग खराब है, सरकार ने उनका दिमाग खराब कर दिया है, सरकार की गोदी में बैठे हुए वो मार है। जो धमकी है वो सरकार की तरफ से आ रही है गोली मारने की? सरकार का आशीर्वाद है, गोदी में बैठे हुए हैं। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से रोज 4 दिन मीटिंग होती है, दोनों बैठे हुए, सारी सुविधा मिली हुई है। अब मैं किन किन चीजों को खोलूं, आप ये कहोगी कि सारी चीज आपको कैसे पता है? बहुत सारी चीजें जो नजर नहीं आ रही जनता को। पब्लिक को सब दिखाई दे रहा है, ठीक है, पब्लिक को सब दिखाई दे रहा है। और आपका जवाब भी लेते हैं देवेंद्र जी, मतलब किसान अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं तो आप उनको गोली मारने की धमकी दिलवाएंगे?
देखिए काजल जी, कितना अच्छा क्वेश्चन आपकी तरफ से आ रहा है। मास्टर जी की आवाज मुझको मिली, मैंने सुनी कि उनको धमकी दी जा रही है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप भानु प्रताप जी की, जहां से धमकी मिल रही है, वो मास्टर जी हों या टिकैत जी हों या अन्य जितने भी और संगठन बैठे हैं, उन सबका ही तो हिस्सा है। और सरकार के लिए तो नहीं, अब वो भानु कह भी रहे हैं कि कितने हिस्सा थे। अच्छे हैं। अब एक मिनट, अब वो कह रहे हैं कि हिस्सा नहीं थे, नहीं, अब हिस्सा नहीं है, अब वो सरकार का हिस्सा है, अब उनका ये कहना है। नहीं नहीं, भानु प्रताप भी हमारा हिस्सा थे और मास्टर जी भी हमारा हिस्सा थे, मास्टर स्वराज सिंह जी भी हमारा हिस्सा थे और माननीय टिकैत भी हमारा हिस्सा थे। क्योंकि सारा इस देश का किसान, जिसकी कोई पार्टी नहीं है, जो किसान पार्टी है, किसान नेता है, वो सरकार के हिस्सा होते हैं और हम मानते भी कहाँ अपना हैं हिस्सा आप? मानते हैं। मानते कहाँ हैं आप नहीं, उनको हिस्सा? कहने से थोड़ी ना सब कुछ हो जाता है, मानना भी तो पड़ता है। मानते देखिए काजल जी, मानते इसलिए हैं कि 7 महीने हो गए, चाहे किसानों ने किसी पर लठ बजाया हो, चाहे लाल किले पे झंडा चढ़ा दिया हो, चाहे बलात्कार हो गया हो, चाहे मर्डर हो गया हो, कहीं सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो कानूनी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से लाठीचार्ज हो या कोई बात हो। अभी तो कोई भी घटना इस तरीके से नहीं घटी, चाहे इतनी बड़ी बड़ी सहनशीलता देखिए सरकार की, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे किसानों हैं, की फिर भी सहनशीलता सरकार देखी है यही आपने? समझा रही है। किसानों की सहनशीलता नहीं, देखी है आपने? 26 नवंबर से वहां बैठे हुए हैं। अगर सहनशीलता किसानों आपको सरकार की दिखती है ना, तो किसानों की भी दिखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको खुद की दिखती है नहीं तो नहीं, किसानों की भी दिखनी चाहिए। किसान वहां पर सर्दियों दिल से बैठे हुए हैं, गर्मियां आ गई, बरसात का मौसम आ गया है, काजल जी सहनशीलता देख रहे बिल्कुल हैं आप उनकी? किसानों की बात मानते हैं, किसानों को अपना मानते हैं, इसीलिए हम समझा रहे हैं। और मैं एक बड़ी बात बता देना चाहता हूं आपको चैनल्स के माध्यम से, कि बहुत कम संख्या में किसान भाई वहां बैठे हैं और जो है राजनीतिक उसमें कहीं ना कहीं देश से वो राजनीतिक द्वेष उसमें घुस चुका है और उसको 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 साबित कर चुके हैं। चलिए राकेश शिवराज जी टिकैत इसका जी जवाब देंगे, ठीक है। बंगाल चुनाव में जाकर जिस तरह से मन साझा करते हैं, उसमें वो किसान धरना नहीं रहा, वो राजनीतिक धरना हो गया। ठीक है, किसान शिवराज जी भाई तो जवाब दे रहे हैं। शिवराज जी बोलिए, बोलिए। बार धान की बार फसल में राजनीति का लगे आरोप हुए हैं लगता आया है, और उसमें इलेक्शन हो तैयारी या कर फिर रहे ना हैं हो, खेत लेकिन खलिहान में। बार बार राजनीति का आरोप किसान आंदोलन पर लगता आया। बोलिए शिवराज जी। हो सकता है देवेंद्र जी ने नहीं देखा हो, लेकिन मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने सरकार के पानी की लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, तीन वाली जो सब कुछ मीडिया ने दिखाया, आप नहीं दिखाए उनसे, सब दिखाया है, सारी तस्वीरें दिखाई हैं शिवराज जी, सारी तस्वीरें हमने दिखाई हैं। शायद हमारे साथी ने वो जो सरकार के आंसू गैस के गोले, पानी की फुहारें, वो लाठी चार्ज देखा हो इन्होंने, कीले ना देखियो, कटीले साफ ना देखियो, बिजली काटी गई, बंद की गई, पानी किया गया, बहुत बहुत बड़ी गलती देखी हो। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, तो धन्यवाद सब कुछ कहते हुए, जब हम भीड़ करते हैं तो कोविड आ जाता है, हम लोग कोविड का प्रोटोकॉल नहीं कर रहे हैं कि भैया नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जो है भीड़ कर रहे हैं। अगर हम भीड़ कम करते हैं तो भाई इनके पास बॉर्डर पर भीड़ बहुत कम है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जब से आजाद हुआ है, क्या इतना बड़ा आंदोलन और इतनी बड़ी भीड़ का आंदोलन, भाजपा वाले जनसंघ की ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या इन्होंने कभी इतना लंबा भीड़ का आंदोलन किया? ये कर पाए कभी? इतना लंबा खाना दे पाए कभी? ये आंदोलन किए हैं जो लिख रहे हैं। अरे वो आगे जी तो किसी से नहीं मिले पार्टी के नेता से, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। जब वो देश के प्रधानमंत्री है तो उन्होंने एक पार्टी के लिए जाकर के तो चुना था, वहां तो पक्षपात लगता था, ऐसे लगता था भाजपा के प्रधानमंत्री है, वरना तो अंग्रेज वालों के प्रधानमंत्री है, समाजवादी वालों के प्रधानमंत्री है, किसान संगठनों के प्रधानमंत्री है, सबसे प्रधानमंत्री है। फिर प्रधानमंत्री भेदभाव करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। अब भाई बताओ जवाब को। ठीक है देवेंद्र जी जवाब दीजिए, आप लगातार सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं किसानों की। के धनी है, मैं उनको बार बार इसी बात के लिए कहता हूँ। और देखिए काजल जी, बड़ी बात एक और भी है कि किसान भाइयों को देखिए, किसान भाई इसलिए भी कि मैं भी किसान का हिस्सा हूँ,
आप भी कहीं ना कहीं किसान से जुड़े हैं, मास्टर जी तो है ही है, किसान की रीढ़ है। और ज्यादातर मैं कहता हूं कि 80 से 90% जो लोग हम आपस में टच हैं, चाहे वो कहीं कहीं शहर में रह रहा है या कहीं भी नगर में रह रहा है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि किसान परिवार से जरूर जुड़ी हुई है। तो किसान जो है वो सम्मानित है, पूजनीय है। फिर मैं आपको एक बार दोहराना चाहता हूं कि मास्टर जी बैठकर आप चर्चा कर लें, राकेश टिकैत जी को थोड़ा सा पीछे हटाइए, निश्चित इसमें रास्ता निकल जाएगा। और भानु प्रताप जी की बात आप बार बार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अगर एक बार आप राकेश जी की लैंग्वेज से उनकी लैंग्वेज की तुलना कर लीजिए तो भानु प्रताप जी की लैंग्वेज फिर आपको ज्यादा खतरनाक नहीं लगेगी। मैं कहना नहीं चाहता, मैं तो व्यक्ति विशेष पर, कोई पार्टी का बयान नहीं है, आप जैसे 4 लोग आकर चर्चा एक बार सरकार के साथ कर लीजिए, निश्चित मैं गारंटेड कहता हूं कि 7 दिन नहीं लगेंगे समझौता होने में। क्यों? बिल जो लोग खत्म चाहते होना हैं ही या देवेंद्र कानून जी, को रद्द करना ही समझौता नहीं है। ठीक है, आप इसी पर कई बार मेरा आपने कई अच्छी अच्छी एक चीजों काउंटर पर क्वेश्चन भी चर्चा की सुनिए। है मास्टर जी। ठीक है देवेंद्र जी, इसी पर मेरा काउंटर क्वेश्चन भी सुनिए। जो लोग जाते हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाती है क्या? देखिए, बातचीत का एक तरीका होता है। कल जी जब भी आप बात करने जाएंगे कहीं, जैसे मास्टर जी हम कहते हैं देहात की भाषा में, पंचायत जो है पंच पद्मेश्वर होते हैं, चाहे उसमें किसान हो चाहे उसमें नेता हो, वहां पंचायत की बात आती है, किसानों का नाम आगा तो ऑटोमेटिक मीटिंग नहीं, पंचायत होगी वो। मतलब और आपके पंचायत में ईमानदारी कहने का मतलब ये है कि जो लोग बात करने के लिए जाते हैं उनसे बात नहीं बन पाती है, किसानों को बदला जाए, दूसरे किसान जाए वहां बात करने अपनी सरकार से। देखो, उनको कुछ ना कुछ तो पहले लोगों को हटा के पीछे किया जाए, नए ये लोग, तो हमारे आपने भी अपनी तो कई सरकार बार वाली अच्छे बात अच्छे कर दी, मंत्री आ रहे ये हैं। तो आपने वही अपनी मंत्रिमंडल वाली बात कर दी है। जो मंत्री काम नहीं कर रहे थे जो उनको हटा दिया, नए मंत्री हम ले आए हैं। आप किसान हैं, उनसे बात नहीं बन पा रही है, चलो ठीक है, किसानों को हटाओ, दूसरे किसान लेकर आओ। अरे मंत्रिमंडल में आपने जो चेंजेस किए हैं उसको करिए ना, किसानों में क्यों लेकर आ रहे हैं? या मंत्रिमंडल से के विस्तार से बाहर नहीं निकल पा रहे आप अभी तक? मंत्रिमंडल का नहीं, इसमें नहीं देवेंद्र जी, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अभी आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे आपने मंत्रियों को हटा दिया ना, जो मंत्री काम नहीं कर रहे थे, चलिए आपकी छुट्टी हो गई, नई मंत्रियों को लेके आते हैं, कुछ का प्रमोशन कर दिया है। अब किसान जो बात करने जा रहे हैं आप उनको कह रहे नहीं वो तो बात ही नहीं कर पा रहे, दूसरे किसान आए बात करने के लिए। अब आपको जैसे मंत्रियों में कमियां दिखी, अब किसानों में कमियां दिख रही है। मंत्रिमंडल विस्तार से बाहर आइए। किसानों में कमी नहीं शिवराज जी, ठीक है लास्ट रिएक्शन शिवराज जी लास्ट रिएक्शन आप, ठीक है समय कम है सर। शिवराज जी आपका लास्ट रिएक्शन। अब वो कह रहे हैं कि उन किसानों से बात नहीं बन पा रही है, किसान बदले जाएं, दूसरे किसान आए जो कि सरकार से बात करने के लिए जाएं। नहीं होना चाहिए, चाहिए क्या के लिए नहीं होना चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो मान लेते नहीं होने चाहिए। कैसे किसान बन के साथ ये कुछ नहीं होना चाहिए, बिजली महंगी मिलनी चाहिए, डीजल महंगा मिलना चाहिए, खाद भी यूरिया महंगा मिलना चाहिए, के दाम नहीं मिलने चाहिए, चाहिए ठीक है समय की भी कमी है, लेकिन देवेंद्र जी आपका जो तर्क था हास्यास्पद था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन के जो अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, ना तो किसान झुकने को तैयार हैं और ना ही सरकार पीछे हटने को तैयार है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हो चुका है, लेकिन अब एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि कई मंत्री ऐसे हैं, तकरीबन 42 मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 78 मंत्रियों में से 42% से अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है, जिनमें से 4 पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले भी हैं। ये जानकारी एडीआर की रिपोर्ट में सामने आई है। बुधवार को 15 नए कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, जिसके बाद मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 78 हो गई है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए कहा है कि इन सभी मंत्रियों के लिए किए गए विश्लेषण में 42 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने का उल्लेख किया है। तकरीबन 24 या फिर 31% मंत्रियों ने हत्या के प्रयास, डकैती समेत गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। गृह राज्य मंत्री बने कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र के निशीथ प्रमाणिक ने अपने खिलाफ हत्या से जुड़े एक मामले की घोषणा की है। वो 35 साल के मंत्रिपरिषद के सबसे युवा चेहरे हैं। 4 मंत्रियों ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामलों की घोषणा की है। ये मंत्री हैं जॉन बार्ला, प्रमाणिक, पंकज चौधरी और वी मुरलीधरन। जिन मंत्रियों का विश्लेषण किया गया है उनमें से 70 यानी 90% करोड़पति हैं और प्रति मंत्री औसत संपत्ति 16.24 करोड़ रुपए है। 4 मंत्रियों ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का उल्लेख किया है। ये मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, नारायण तातुराणे और राजीव चंद्रशेखर। अब इस रिपोर्ट के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो कि खड़े होते हैं मंत्रियों पर। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख बीजेपी से लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो चुका है। तकरीबन 42 मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपका रिएक्शन सबसे पहले। देखिए काजल जी, एडीआर ने अपनी रिपोर्ट दी है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। यही तो हमारी सफलता का राज है कि हम कोई चीज छुपाकर नहीं करते। और जिस तरह से आपने मंत्रियों के मुझे बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आपराधिक जो है मामले दर्ज हैं, दर्ज होना अलग बात है और क्लियर होना अलग बात है। कबूले हैं, कबूले भी हैं, कबूले भी हैं। नहीं, मैं राजनीतिक व्यक्तियों पर कई बार अनचाहे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं जो वो चाहते नहीं है, चाहे वो किसी से संबंधित हो, भीड़ से संबंधित हो। एक भी कैबिनेट में आपको ऐसा मिनिस्टर नहीं मिलेगा माननीय मोदी जी कैबिनेट में कि जिस पर आप जो है संदिग्ध मामला साबित कर सकते हो। मैंने कोई आपराधिक का ये नहीं कहा 307, 302 का, संदिग्ध मामला भी क्लियर हुआ हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रिपोर्ट अपना काम करती है, ठीक है। लोकतंत्र में सारी चीज जनता के सामने आई। आज हमसे आप विचार कर रहे हैं तो हम क्लियर भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब लोग अलग अलग निकालेंगे। राजनीतिक व्यक्ति जब चलता है, जब वो अपने क्षेत्र में रहता है तो कितने लोगों से चुनाव में किस किस घटनाओं का सामना उसको करना पड़ता है। कभी कभार को चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उनको चूकने के लिए भी मुकदमे उन पर दर्ज होते हैं। तो कई कारण होते हैं, लेकिन वो जांच के विषय के बाद जब अदालत में विचार पूरा होने के बाद क्लियर होता है तो तभी आपने जवाब नहीं दिया, सफाई पेश कर दी है। जवाब आपने नहीं दिया, सफाई पेश कर दी है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि दिखाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दर्ज होते हैं, और कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जो कि मंत्रियों पे ऐसे दर्ज हो जाते हैं, कुछ किया हो या ना किया हो। नहीं, मैं तो कहता हूँ इस बात को। हाँ, मैं इस बात को कहता हूँ काजल जी, और आप इसका कहीं इंक्वायरी करा लें। कभी कभार इस तरह के मामले राजनीति में दर्ज हो जाते हैं कि नेताओं को तो पता तक नहीं चलता कि आपके खिलाफ किस चीज से मुकदमा दर्ज हुआ। आज का चुनाव आयोग इतना सख्त है कि आप अगर कहीं गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे तो आपको पता चलेगा कि आप पे 2 मुकदमे लिखे जा चुके हैं और चुनाव तक हो सकता है उनकी संख्या 4 हो। जैसे जैसे उनकी जांच होती है और वो क्लियर होते हैं तो उस तरह से वो हटते भी। मानने को तो तैयार नहीं है, लेकिन इतना मानते, एक मिनट, आप मानने को तैयार नहीं है लेकिन इतना तो मानते हैं कि छवि तो खराब हुई ना, छवि तो खराब हो गई। देखिए छवि खराब होनी बात अलग है। छवि अगर ये मुकदमे
सब कुछ छवि होती चीजें है, दर्ज छवि हों, सब कुछ होती है, क्राइम नाम से सब कुछ संबंधित होता हों। है, नाम सब कुछ होता है, काम सब कुछ होता है। आप कैसे कैसे साइडलाइन होकर बातें करें। ठीक है, हमारे साथ इस समय कुंवर सिंह कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। कुंवर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सवाल मेरा आपसे यह है कि तकरीबन 42 मंत्री ऐसे हैं जो कि अभी नए बनाए गए हैं कैबिनेट विस्तार में। 42 मंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, इसका खुलासा हुआ है, आपका रिएक्शन? भारतीय जनता पार्टी में तो वैसे भी तड़ीपार गृह मंत्री हो और 302, 307 के मुकदमे अभी निशित प्रमाणित जी को बनाया गया है, वो उनके ऊपर 302 का मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है जी। 4 ऐसे मंत्री हैं, जान बारला, प्रमाणिक जी, पंकज चौधरी, मुरलीधरन जी, जिनके ऊपर हत्या करने के प्रयास का मुकदमा दर्ज है, डकैती के कई प्रकरण हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब भारत जलाओ पार्टी हो चुकी है। यहाँ तो देखिए, जिन मंत्रियों को आपने हटा दिया वो भी जनता के सामने रखना चाहिए। अभी तक तो वही कहते थे कि विकास पर ले जाएंगे, मोदी जी का विजन है, क्यों हटा दिया? क्या वो फेल थे? क्या उनकी गलती से कोरोना महामारी में भारत इतना पीछे हुआ, इतने लोगों की जान गई? या हटाना चाहिए तो राजनाथ सिंह जैसे लोगों को हटाना चाहिए, जिनकी वजह से गलवान घाटी पे हमारे जवान शहीद हुए और उनका इंटेलिजेंस फेल हो गया। पुलवामा हत्याकांड हो गए, पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए, इनका फेल हुआ, इनका इंटेलिजेंस फेल हुआ। हटाना तो अमित शाह जी को चाहिए था, जो ना तो कोरोना महामारी में दिखते हैं, सिर्फ चुनाव जीवी है, चुनाव पर दिखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, नाथूराम घोड़से, वीर सावरकर जो है, ये सब ऑलरेडी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे। इनकी नींव ही अपराध पर बनी है, और जो महल अपराध पर खड़ा हुआ हो उस पर आप उम्मीद करते हैं कि देश की जनता, आज उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह से चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पर्चा भरने नहीं दे रहे हैं, और इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? देवेंद्र जी जवाब दीजिए। आप इन मंत्रियों को लेकर आए हैं, ठीक है, एक तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के ही, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, इस तरह के मंत्रियों को आप लेकर आए हैं। पुराने मंत्रियों को हटाया क्यों? क्या उनका काम अच्छा नहीं था, काम बिल्कुल अच्छा नहीं किया था, या फिर आप और अच्छा चाहते थे? दिक्कत कहां पर थी? काजल जी, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ये हमारा विशेषाधिकार है कि हम पुराने मंत्रियों को हटाएं, लगाएं, ये सरकार का काम है, हमारी विशेषाधिकार आपका है, लेकिन जानना देश भी चाहता है। जानना देश मैं चाहता बताता है। हूँ, हमारा किसी मंत्री ने अगर कोई विरोध किया, अगर कोई अपना दर्ज दबाया विपक्ष के सामने, और जिस तरह से कांग्रेस के मित्र ने बात उठाई है ना, जो नाथूराम गोड्से की बात करते करते वीर सावरकर को गाली दे रहे हैं, लोकतंत्र में इस तरीके की भर्त्सना इन लोगों की ये रही है कि ये जो अगर इनके गिरबा में झांकने लगे तो शशि थरूर इनका सबसे शानदार नेताओं में से होता था। 302 का मुकदमा ऐसा दर्ज होता है। और सुशील शर्मा तंदूर कांड को भूल गए क्या ये लोग? महिलाओं को तंदूर में जलाने वाले ये कांग्रेसी आज हमें सबक सिखा रहे हैं। एक भी मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी में ढूंढ नहीं सकते आप जिनकी तरफ उंगली उठा रहे। चाइना दामाद की तरह 60 साल तक लाखों किलोमीटर वर्ग एरिया को, भारत की सीमा को घेरता रहा, और ये कहते रहे कि ऊपर से दबाव है, अभी विचार करेंगे। अरे गालन की बात करते हो आप कि जाकर वहां राजनाथ जी ने बात नहीं की? तुम्हारी हिम्मत पड़ी आज तक? गलवान में किस तरीके से जाकर राजनाथ जी ने अपने सैनिकों का साथ दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अरे 40 आदमी हमारे पर हाथ डाला था, हमने 400 का जवाब दिया था। हमारा ऐसा सीना है, हमारी ऐसी ताकत है। 70 साल पे पाकिस्तान 1.5 रुपए का आदमी हमारे सैनिकों के सर काट रहा था, और आपकी सरकारें कहती थी कि ऊपर से दबाव है, नेशनल दबाव है, और हमने उसको घर में जाकर ठोका और उसके हाथ में कटोरा देकर उसे फिर नंगा बना दिया। ये नीति है हमारी, ये हमारी सरहद की नीति है, जो हमने सरहदों को, तुम जैसे लोगों ने 70 साल में जो सरहदें गिरवी धर दी, उनको आजाद करने का काम किया। वो कश्मीर जहां हजारों आदमी रोज मरे, जहां से 7 लाख पंडितों का आप लोगों ने पलायन कराकर उनकी हत्या और मकान और घर और बलात्कार कराए, उनको हम घर दिलाने का, उनका अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी होती है राजनीति।
आप सवाल उठाने से पहले एक बार अपने गिरबा में झांक लेते, वीर सावरकर को गाली देने से पहले एक बार अपनी तरफ देख लेते। सावरकर ऐसे वीर थे, देश के लिए पूजनीय थे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है उन पर उंगली उठाने की। ठीक है कुंवर जी, जवाब दीजिए। अरे इतना नाराज मत होइए प्रमुख जी, आपके प्रधानमंत्री ऐसा सवाल अरे उठाया है। अब सुन लीजिए प्रमुख जी, सुनिए ना भाई, आप बोल रहे थे हम बोल नहीं रहे, अब सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए। जो देश का प्रधानमंत्री अपनी बीवी का सगा ना हो, जो अपने शपथ पत्र में ये ना दिखा पा रहा हो कि मैं शादीशुदा हूं, कुंवर सिंह जी, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, राजनीति की अगर बात हो रही है तो आप राजनीति पर रहिए, अगर यहाँ की बात उठाते हैं, क्यों देश के प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री की बात आएंगे तो नहीं जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की बात हो रही तो उनके घर में मत जाइए आप। ठीक है, तो सुनिए, अब सुनिए, इन्होंने कहा कश्मीरी, अब सुन लीजिए। मैडम ने, आपकी मैडम सोनिया जी ने जो आपके परिवार में किया, क्या आपको पता है? जो आप जिस सुन लीजिए, सुन बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। खानदान था वो, क्या उनका अधिकार नहीं था इस कांग्रेस पर? नहीं था। किस तरह से उनको निकाला गया इस घर से? और सच्चाई सुनने पर मिर्ची नहीं लगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री। ठीक है, कुंवर सिंह जी जवाब दे रहे हैं। देवेंद्र जी सुन लीजिए एक बार, देवेंद्र जी एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, अब एक बार सुन लीजिए देवेंद्र जी, एक बार सुन लीजिए। और कुंवर सिंह जी पर्सनल कमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर काम की बात हो रही है तो आप काम पर रहिए, घर में मत जाइए। नहीं, इन्होंने भी कहा कि इनकी औकात नहीं है, तो ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करे ना भाई। नहीं, आपने कैसे कैसे शब्द यूज किए हैं? अरे तो हमने सच्चाई लाई तो आप मिर्ची क्यों लग रही है? आप माननीय गृह मंत्री जी पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? अमित शाह गृह मंत्री, अरे 30 का मुकदमा चला है गुजरात सरकार के जेल में थे अमित शाह। मैंने देवेंद्र जी एक बार उनको सुन लीजिए, एक बार उनको सुन लीजिए। कुंवर सिंह जी, ठीक है, पर्सनल कमेंट मत करिए किसी को, पर्सनल कमेंट मत करिए किसी को, सिर्फ यहाँ पर काम की बात हो रही है, काम की बात हो रही है। देवेंद्र जी एक मिनट, आप सवाल सुन लीजिए। ठीक है देवेंद्र जी, आप सवाल सुन लीजिए। यहाँ पर काम की बात हो रही है, सिर्फ काम की बात हो रही है, किसी पर पर्सनल कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी पर पर्सनल कमेंट करने की। ठीक है, बोल दिया, वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, बोल दिया मैंने उनको। कुंवर सिंह जी जवाब दीजिए सभ्य भाषा। हमको भी सुनिए ना। कुंवर सिंह जी सभ्य भाषा में जवाब दीजिए। आप टीवी पर है इस समय, न्यूज चैनल पूरा देश इस समय देख रहा है, आपको सब सुन रहे हैं। आप 2 पार्टियों के नेता हैं, आपको पूरा देश इस समय सुन रहा है। अगर आपकी भाषा खराब होगी तो आपकी पार्टियों की छवि खराब होगी उसकी वजह से। सभ्य भाषा में बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम तो देश की सच्चाई, ऐसे लोग भी हैं, हमने ये बताया है, और सुनने की आदत डालनी चाहिए। दूसरी बात सुनिए, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने चुना है। जनता जानना चाहती है कि जो 7 साल से मंत्री रहे, जो 7 साल से छाती ठोक के कह रहे थे कि हम विकास पैदा कर रहे हैं और देश में विकास हो रहा है, उनको एक ही झटके में किनारे कर दिया और जनता नहीं पूछेगी। ठीक है, आपका विशेषाधिकार है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने लाखों कश्मीरी पंडितों को कटवाया है। याद रखिए प्रमुख जी, 1989-90 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और उस समय आपकी ही पार्टी के जगमोहन गवर्नर थे। वर्तमान में रहिए, उतना पीछे मत जाइए। ठीक है, वर्तमान में रहिए कुंवर सिंह जी। ठीक है कुंवर सिंह जी, वर्तमान में रहिए और जवाब दीजिए। देवेंद्र जी, आप पर सवाल ये उठते हैं कि पब्लिक जानना चाहती है, अगर मंत्रियों को हटाया गया है तो पब्लिक जानना चाहती है कमी उनकी क्या थी, कहां पर दिक्कत आई थी? क्योंकि अगर वो मंत्री किसके लिए हैं? मंत्री देश के लिए है ना, वो मंत्री पब्लिक के लिए हैं। अब कानून मंत्री किसके लिए है? पब्लिक के लिए काम करेंगे। दूसरे मंत्री को बदला गया है, किसके लिए काम करेंगे? वो भी पब्लिक के लिए काम करेंगे। तो देश को जानने का हक है, अधिकार है। बिल्कुल। हाँ। आप सुनिए मेरी बात, आपका जल्दी जी सुनाइए। उसमें से कई मिनिस्टरों का आपके माध्यम से आया था कि स्वतः ही कहा था कि निशंक साहब ने कहा था कि निशंक मैं जो है स्वास्थ्य कारणों से नहीं अब इतना काम कर पाऊंगा। कई और मिनिस्टरों ने माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर मुलाकात की थी कि हम जो है दूसरे क्षेत्रों में भी जाकर काम करने के इच्छुक में। और मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, हालांकि चैनल पर बैठकर बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब पूछना चाहते तो बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन को चलाने के लिए, इस परिवार को चलाने के लिए हमें एक अच्छे नेतृत्व की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमें अनुभवी नेतृत्व 5 राज्यों में चुनाव सर पर है।
हमें सरकार जो जिम्मेदारी बढ़ानी है, संगठन में कुछ लोग भाभी भेजने तो वो हैं, मंत्री भी थे ना जो राज्यपाल पहले हमें थे, कुछ देवेंद्र भेजने जी। थे। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, क्लियर करो, मेरी बात पूरी होने ठीक है, दीजिए। पूरी करिए, आप बात और पूरी करिए। एक पारिवारिक पार्टी के जो नेता बैठकर बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको एक आदमी को संभालना है। उनके पास एक आदमी है, सोनिया जी का बेटा राहुल। प्रियंका तीसरे नंबर की बात है, बडेरा का कहीं गिनती नहीं है। हमारे पास पूरा देश है, पूरा संगठन है, हमारा 22 करोड़ लोगों का परिवार है। कौन कहां कैसे एडजस्ट होगा, ये तय करने का संगठन का काम है। और जितने भी मिनिस्टर हमारे ने अपनी जगह छोड़ी है, वो कहीं ना कहीं राज्यपाल के रूप में, संगठन के रूप में पार्टी पहले ही तय कर चुकी है कि किसको कहां भेजना है। जो मिनिस्टर हमारा आया है उनकी जगह वो चैलेंज के साथ आया। ये कोई सोनिया जी की पार्टी नहीं है कि मनमोहन जी को जो आदेश मिलेगा उसके बाद वह कुछ कर पाएंगे। वो अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री जरूर रहे 10 साल इस देश के लगातार, लेकिन 1-10 काम उनके ऐसे गिना दीजिए मुझे। ठीक है, जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए। हमारे साथी ने कहा मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री थे। मैं बताना चाहता हूं साथी को, मनमोहन सिंह जी की 4 किताबें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। मनमोहन सिंह वो शख्सियत थे, जब देश में आर्थिक मंदी आई तो उन्होंने कभी रोया नहीं जनता के सामने कि रो के अपने देश की समस्या को बताएं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री 7 साल में 8 बार रो चुके। क्या देश के जो लोग कोरोना महामारी में अपने परिवार के लोगों को खोया, आप प्रधानमंत्री के आंसू गिन रहे थे क्या? उनके परिवार कुंवर के सिंह लोग जी, जिएंगे? कुंवर सिंह जी, आप प्रधानमंत्री के आंसुओं को गिन रहे थे क्या? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ। आती हूँ देवेंद्र जी, आती हूँ देवेंद्र जी, उनकी बात पूरी हो जाए। अरे राहुल गांधी तो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं हुए, वो एक सांसद है। आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात तुलना करिए ना, क्यों नहीं करते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से तुलना? देश के आर्थिक मंदी से उनने उबारा। पोलियो का 17 करोड़ टीका एक दिन में लगवाया। उतनी तो आपकी हिम्मत नहीं है लगा देने की। और जितना आप लोगों ने वैक्सीनेशन का प्रचार किया है, जितना आपने उसके टीके लगवाने के लिए प्रचार किया, उतना अगर वैक्सीन के लिए कराए होते। चलिए, मुद्दे से मत भटकिए कुंवर सिंह जी, ठीक है, मुद्दे पर रहिए, बिल्कुल मुद्दे पर रहिए। देवेंद्र जी बोलिए। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ। हमारे मित्र बड़े जोश में आगे मेरी वजह से, मैं इनको लगता मैं जोश में आप आए हैं। हमने कहा तो आपको मिर्ची लगी थी। सत्य को स्वीकार करना भी सीखिए। आज यहाँ आपके नेताओं की बात थी। अगर आपका इतिहास मैंने बता दिया ना, तो आप कुर्सी छोड़ के भाग जाओगे। आपके नाम जो उपलब्धि है, इतिहास को छोड़िए, माफीनामा सावरकर ने लिखा था। आप लोगों ने आपके नाम। कुंवर सिंह जी, सावरकर पर मत जाइए, वर्तमान में रहिए ना, वर्तमान में रहिए। मंत्रिमंडल विस्तार मोदी कैबिनेट का हुआ है, वर्तमान में रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। सावरकर पर मत जाइए। देवेंद्र जी, बात पूरी करिए। मनमोहन सिंह पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हमने उठाई है सोनिया गांधी पर। मनमोहन सिंह काबिल आदमी थे, इसमें कोई संशय नहीं है। वो काम करना चाहते थे, लेकिन करने किसी ने नहीं दिया। और आर्थिक मंदी की बात करते हो, आर्थिक मंदी आज है, आज लड़ रहे हैं हम कोरोना काल में, वैश्विक महामारी में। और तुम्हारा राहुल पप्पू नाम जो दिया गया उसको। देवेंद्र जी, भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए। पहले भी मैं कह चुकी हूँ, पर्सनल कमेंट मत करिए, जैसे आपको बुरा लगता है वैसे उनको भी बुरा लगेगा। जब कोविड हुआ, बीबी को कोविड से मारे जाओगे या मंदी से मारे जाओगे, अगर बचे तो वैक्सीन से मारे जाओगे। अरे ये सोच है आप लोगों की। ये अपनी बीवी को छोड़ दे ऐसे आदमी देश तो 7 साल में 500 साल का मुद्दा राम मंदिर का गीता पर जाते आए, उसे 7 साल में सुलझाया। चाइना का वो बॉर्डर जो 70 साल से हमारे सर पर चढ़ रहा, उसे 7 दिन में सुलझाया। और देखिए 370 इसमें हमारे कहा है वो घाटी
अगर काम ही करने हैं तो एक भी उपलब्धि बताइए जो राष्ट्र के लिए हो। आपकी किताब जो है वो अमेरिका पढ़ रहा होगा, जापान पढ़ रहा होगा, मनमोहन जी की किताब भारत नहीं पढ़ रहा, भारत किताब पढ़ रहा है, को देख रहा है और 80+ उसके साथ खड़ा है परसेंटेज में। तो आप क्या क्या उपलब्धि गिनाओगे कुंवर साहब? आप एक भी नेता के अपने तरफ गिरवा में झालिए कि राहुल भैया को, राहुल बाबा को पहले बोलना सिखाइए कि बोलना क्या है। हर ट्वीट पर पार्टी, उनके पार्टी के नेता सिखा देंगे ना बोलना। देवेंद्र जी आपको चिंता क्यों हो रही है? देवेंद्र जी चिंता आपको क्यों हो रही है? वो लोग सिखा देंगे। कांग्रेस पार्टी में अच्छे लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी में भी अच्छे लीडर हैं, वो सिखाएंगे। आपको चिंता क्यों हो रही है पहले ये बताइए, आपको चिंता क्यों? कुंवर जी जवाब दीजिए और भाषा की मर्यादा जरा बनाए रखिए, जवाब दीजिए आप। नहीं, हमने तो मर्यादित कहा है। प्रमुख जी उत्तेजित होते हैं क्योंकि उत्तेजना गलती करने वाले को उत्तेजना नहीं, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है उत्तेजित होने की। बात रखिए सर, बात रखिए, काफी है। प्रमुख जी, मैं आपने कहा राहुल बाबा, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को कहिए मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यदि इतना ही दम है तो मीडिया देश का जानना चाहता है। 7 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, क्यों? अगर इतना ही दम है, छाती ठोक कर आइए, देश जानना चाहता है। क्यों मन की बात करते हैं आप, अपना विचार थोपते हैं? आइए मीडिया के सामने और मीडिया का सामना करिए। ठीक है, मुद्दे पर वापस आ जाइए कुंवर सिंह जी, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पर वापस आ जाइए। ठीक है, ठीक है कुंवर सिंह जी, वापस मुद्दे पर वापस आ जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देवेंद्र जी से मेरा सवाल होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। चलिए, हिम्मत किसमें है और किसमें नहीं है देख लेंगे हिम्मत किसमें है और किसमें नहीं है। मुद्दे पर वापस आ जाते हैं देवेंद्र जी, क्योंकि जानना लोग ये भी चाहते हैं कि जिन मंत्रियों को हटाया गया है, क्या उनकी कोई कमी थी, उनके काम में कोई कमी थी, या फिर आगे चल के कोई बड़ा पद उनको दिया जाएगा, या फिर दूसरे लोगों को क्यों लाया गया? अगर लाया गया है तो क्या सचमुच कोई कमी थी? सरकार को क्या दिखाई दिया? ये जानना चाहते हैं, ये सब लोग जानना चाहते हैं। विपक्ष इसीलिए हड़बड़ाया हुआ है। मैं आपके इस क्वेश्चन से बहुत खुश हूँ। जवाब दीजिए। ठीक है, फिर इसी बात पर जवाब दीजिए। और मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ जी कि आपने उनको क्यों हटाया है, वो खुश है या नहीं। पहले बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि एक भी मिनिस्टर का कोई बयान अब तक ये नहीं आया कि हटाने से नाराजगी हुई है। और दूसरा ये बता देना चाहता हूँ कि 1 से 2 या 3 लोग जो हैं उनकी तो तैयारी हो चुकी है, उन्हें तो राज्यपाल के लिए कहीं भी जो है तय कर दिया गया। तीसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा परिवार है। हमें वरिष्ठ नेताओं की, जिन्हें अच्छा अनुभव है, और जितने हमारे वरिष्ठ हैं, जिनमें आपने जिनके नाम दिखे मुझे गिनाए हैं, वो सारे वरिष्ठ संगठन में बड़ा अच्छा अनुभव रखते हैं। और संगठन में बड़े बड़े नेताओं की जरूरत है, उन्हें संगठन में जरूरत थी, इसलिए पार्टी ने उनकी मर्जी से और सहमति से उनको हटाकर शानदार काम अगर संगठन में देवेंद्र जी अगर संगठन में तारीफ की है। ठीक है देवेंद्र जी, अब सुन लीजिए, अगर संगठन में जरूरत थी तो क्या वो अपने पद पर अच्छा काम नहीं कर रहे थे? बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर हटाया लेकिन फिर हटाया क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए, हमें जरूरत हो सकता है, हमें मंत्रालय से ज्यादा जरूरत संगठन में हो, और संगठन में हमने कुछ लोग जो भेजे हैं। ठीक है, लास्ट रिएक्शन कुंवर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है देवेंद्र जी, कुंवर सिंह जी बोलिए, उनका लास्ट रिएक्शन है। बोलिए देवेंद्र। 2024 के लिए देवेंद्र जी सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, समय की कमी है, लास्ट रिएक्शन है, बोलिए। जी को हर्षवर्धन जी वाजपेयी जी के कैबिनेट में भी मंत्री थे, और वाजपेयी जी उनको स्वास्थ्यवर्धन कहा करते थे। रविशंकर प्रसाद जी ट्विटर का जो विवाद पैदा किया, जावड़ेकर जी, क्या ये अनुभवी नहीं थे? चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। नए मंत्रियों को लाया गया है, हर्षवर्धन को हटा दिया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाने के बाद नए मंत्रियों को लाया गया है, कानून मंत्री को रविशंकर प्रसाद को हटा दिया गया है। तमाम ऐसी उनके सामने चुनौतियां हैं। कोरोना को लेकर सवाल खड़े हुए, क्या कोरोना खत्म हो जाएगा नए मंत्री के आने से? क्या ट्विटर के साथ जो लड़ाई चल रही है वो खत्म हो जाएगी नए मंत्री के आने से? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि सरकार पर भी खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।